रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ? हाँ मैम। ओके। स्क्रीन शेयर हुआ? हाँ मैम। स्क्रीन शेयर हुआ? हाँ मैम। अच्छा। দিদি তুমি মিউট হয়ে আছো, কিছু শোনা যাচ্ছে না। म्यूट कब हो गया पता नहीं। ओके तो देखो म्यूट हो गया था। तो शेयर जो है, शेयर दो तरह का होता है, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। अब सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ मैम। अच्छा। प्रेफरेंस शेयर मतलब देखो कहां पर प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 43 में प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या बताया है? पर्सन्स होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहाँ पर बोला गया है जो प्रेफरेंस शेयर होल्ड करेगा उसे ही हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलेंगे, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सा कंसेप्ट हो गया। अगर तुम इक्विटी शेयर होल्ड करोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्ड करोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और इन लोगों का स्पेशलिटी क्या है? आर एश्योर्ड ऑफ ए प्रेफरेंशियल डिविडेंड एट ए फिक्स्ड रेट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। कंपनी जब तक चलेगा और उस कंपनी का जो लोग भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा उन लोगों को जो, गुड इवनिंग, तो देखो क्या है, फिक्स्ड dividend at a fixed rate during the life of the company. They also carry a preferential right over other shareholders to be paid first in case of winding up of the company. इसका मतलब क्या है? देखो कि इन लोगों को एश्योरेंस मिलेगा कि इन लोगों को जो डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट का पार्ट मिलता है उसका नाम होता है डिविडेंड। जो डिविडेंड मिलेगा वो फिक्स्ड रेट पे मिलेगा, मतलब पहले से ही बता देना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज डिविडेंड मिलने वाला है, तभी हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे। और प्रेफरेंशियल डिविडेंड क्यों? क्योंकि डिविडेंड तो शेयर होल्डर को मिलता है और दो ही तरह का शेयर होल्डर होता है, पहले इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को हम लोग डिविडेंड देंगे उस फिक्स्ड रेट पे जो पहले से ही बता दिया गया है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। जितना दिन कंपनी चलेगा और जितना दिन उस कंपनी का हम लोग शेयर होल्डर मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहेंगे, हम लोगों को डिविडेंड मिलता जाएगा। दे ऑल्सो कैरी ए प्रेफरेंशियल राइट। इसके अलावा और क्या प्रेफरेंशियल राइट है? मतलब पहला प्रेफरेंशियल राइट ये होता है कि इक्विटी के पहले इन लोग को डिविडेंड मिलेगा, वो भी फिक्स्ड रेट पे जो बताया गया है। सेकंड प्रेफरेंशियल राइट क्या है?
अदर शेयर होल्डर्स टू बी पेड फर्स्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो इन लोग का और एक प्रेफरेंशियल राइट जो है कि बाकी शेयर होल्डर के मतलब आगे, प्रेफरेंस मतलब क्या, जिन लोगों का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो फर्स्ट जो प्रेफरेंस है इन लोगों का क्या है कि फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो जाता है, वाइंडिंग अप मतलब अगर कंपनी बंद हो जाता है तो कैपिटल को भी तो पे करना पड़ेगा। मतलब मैंने कंपनी में पैसा लगाया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्ड किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन चुके हैं। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है? कैपिटल के ऊपर। मैंने जितना पैसा दिया उतना। सपोज मैंने 100 रुपए वाला 5 प्रेफरेंस शेयर खरीदा है, मतलब मैंने कंपनी को कितना पैसा दिया है? 500, और ये था 10% प्रेफरेंस शेयर। तो 10% इस तरह से होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा हुआ रहता है। तो 500 के ऊपर अगर 10% प्रेफरेंस शेयर देंगे तो कितना होना चाहिए? डिविडेंड 50 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो जाएगा, ये तो डिविडेंड चल रहा है, ये मिल रहा है एक फिक्स रेट पे, हर साल मिल रहा है, लेकिन अगर कंपनी बंद हो जाएगा तो हम लोग अपना 500 रुपीज भी वापस मांगेंगे, दैट इज रीपेमेंट होता है। तो जब कंपनी वाइंडिंग अप होगा तो इक्विटी शेयर के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल को रीपे करना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर बताया है, दे ऑल्सो कैरी ए प्रेफरेंशियल राइट ओवर अदर शेयर होल्डर्स, मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू बी पेड फर्स्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद हो जाएगा तो इन लोग का जो कैपिटल है, ये जो रिटर्न होगा वो इक्विटी शेयर से पहले होगा। जैसे अगर हम लोग लोन लेते हैं तो लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन एक टाइम पे आके जब लोन का जो टर्म है खत्म हो जाएगा तो पैसा भी तो रीपे करना पड़ेगा, सिर्फ इंटरेस्ट देने से तो नहीं होगा। उसके बाद देखो, दस दे एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन द मैटर ऑफ, इसके अलावा इसका मतलब क्या हो गया, किस चीज पे प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा? एक तो डिविडेंड, इक्विटी शेयर के पहले इन लोग को डिविडेंड मिलेगा, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो जाएगा तो कैपिटल का रीपेमेंट जो है वो इन लोगों को मिलेगा बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। तो तुम लोग को सुनाई दे रहा है ना? यस हेलो, मैम। अच्छा। अब देखो क्या बोल रहा है, जनरली होल्डर ऑफ द शेयर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स। लेकिन इन लोग का क्या क्या राइट्स नहीं है? अब देखो, 2 राइट्स है वो तो पता चल गया। एक तो डिविडेंड इक्विटी शेयर से पहले मिलेगा, रीपेमेंट भी जब होगा तो इक्विटी शेयर से पहले ही होगा इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। और जो क्या राइट नहीं है? वोटिंग राइट, वोट करने का राइट इन लोग का नहीं है जो इक्विटी शेयर होल्डर का है। कंपनीज यूज दिस मोड ऑफ फाइनेंस एज इट इज चीपर। फिर कंपनी का तो मोड जो है, मतलब पैसा इकट्ठा करने का, पैसा रेज करने का 3 मोड होता है। एक होता है इक्विटी शेयर इशू कर दो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, और डिवेंचर यानी लोन इशू कर दो। मतलब पब्लिक से लोन मांग लो या फिर किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाके तुम लोन मांग लो। लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर क्यों किया जाता है? चाहे तो कंपनी डिवेंचर भी तो इशू कर सकती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो डिवेंचर से क्या होता है, डेप्ट मतलब डिवेंचर या लोन, लोन से चीपर मतलब कम होता है। मतलब लोन वगैरह का इंटरेस्ट जो होगा, डिवेंचर का इंटरेस्ट जो होगा, उससे प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड का रेट होता है वो कम होता है, कम होने से भी चलता है। तो ये चीपर होता है यानी सस्ता होता है, तभी कंपनी इसे इशू करना चाहती है, और इससे पैसा भी मिल जाता है और जो चीपर हो जाता है कंपनी के लिए, क्योंकि बाकी सब जो है इंटरेस्ट वगैरह वो ज्यादा पड़ जाएगा। डिविडेंड इज जनरली क्यूमुलेटिव इन नेचर। डिविडेंड क्या है? क्यूमुलेटिव इन नेचर। क्यूमुलेट मतलब ये देखो, सपोज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो सपोज डिविडेंड था 15% मान लो, तो एट द एंड ऑफ द ईयर में 15% डिविडेंड देना था, ठीक है। तो कंपनी ने 15% डिविडेंड दे दिया, फिर नेक्स्ट ईयर भी 15% ही देना है, तो 15% देना है। लेकिन अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी ये बताएगी कि हम नेक्स्ट ईयर जाके, नेक्स्ट ईयर भी कितना देना है? 15%। तो कंपनी यहाँ पे नहीं कर पाई बिकॉज इसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था। तो कंपनी क्या बोलेगी? नेक्स्ट ईयर हम आपको यहाँ पर, कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 15% करेंट ईयर का प्लस 15% प्रीवियस ईयर का जो ऑन दैट
मोमेंट पे नहीं कर पाई थी, यानी 30% डिविडेंड पे कर देगी। तो ये हो गया क्यूमुलेट। क्यूमुलेट मतलब जैसे तुम लोग स्टैटिस्टिक्स में करते हो, फ्रीक्वेंसी 2 3 4 इस तरह से रहता है, तो क्या करते हो, क्यूमुलेट मतलब 2 2 के साथ 3 ऐड करके 5 5 के साथ 4 ऐड करके 9, मतलब ऐड होते जाएगा। तो ये देखो ऐड होते गया, ये क्लियर है तो ऐड नहीं होगा, ये क्लियर नहीं कर पाया यहाँ पर डिविडेंड, तो ये नेक्स्ट ईयर के साथ ऐड हो गया, तो इसे बोलते हैं क्यूमुलेट। तो डिविडेंड जनरली, ठीक है, इसका बहुत सारा पार्ट भी है, जनरली मतलब नॉर्मली क्यूमुलेटिव इन नेचर होता है एंड नीड नॉट बी पेड एवरी ईयर इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। वो तो मैंने अभी यहाँ पर बता ही दिया, समझा ही दिया कि जरूरी नहीं है, अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट कम है तो पे करना ही पड़ेगा, तुम बाद में भी पे कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर मतलब 2 3 जो भी हो एरियर करके पे कर सकते हो, 2 3 साल का अगर बच जा रहा है, नहीं दे पा रहे हैं, अगर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या फिर प्रॉफिट कम हो जा रहा है कोई भी रीजन से, तो हम लोग उसे क्यूमुलेट कर सकते हैं, जनरली क्यूमुलेट हो सकता है। द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स द इश्यू ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर व्हिच इज इररिडीमेबल। इररिडीमेबल मतलब जिसका कोई टर्म नहीं है, जैसे एक टर्म होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर का एक टर्म होना चाहिए कि हम 5 साल बाद, 5 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, 5 साल तक डिविडेंड देंगे आप लोगों को इस रेट पे, 5 साल बाद आप लोगों का कैपिटल रिडीम कर देंगे। इररिडीमेबल मतलब जिसका कोई टर्म्स नहीं है कि कितने दिन बाद रीपे किया जाएगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है ये ऐसा कोई भी प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए मना करता है जो इररिडीमेबल हो, मतलब जिसका कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ना हो, मतलब कंडीशन तो होगा डिविडेंड वगैरह लेकिन टर्म नहीं है, टर्म मतलब टाइम पीरियड, टाइम लिमिट नहीं है। प्रेफरेंस शेयर आर क्यूमुलेटिव। अच्छा ये वाला लाइन थोड़ा अच्छे तरह से देखना है, तो देखो प्रेफरेंस शेयर का नेचर क्या हो जाएगा, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव, जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, नॉर्मली क्या होता है क्यूमुलेटिव, एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब वोटिंग राइट्स जो होता है वो नहीं होता है, अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड अदरवाइज। अगर कुछ ना बता दे तो नॉर्मली हम लोग सारे प्रेफरेंस शेयर्स को मानेंगे क्यूमुलेटिव, मतलब अगर प्रॉफिट का डेफिसिट हो रहा है तो हम लोग जो डिविडेंड है उसे बाकी रख देंगे, एरियर रख देंगे, और जिस ईयर हम लोग का सफिशिएंट प्रॉफिट होगा हम लोग उस ईयर का मतलब करंट ईयर का डिविडेंड एज वेल एज जो एरियर डिविडेंड है उसे ऐड करके टोटल डिविडेंड पे कर देंगे, दैट इज क्यूमुलेटिव। एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब जिन लोग का वोटिंग राइट्स नहीं होता है, अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड अदरवाइज। अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो क्यूमुलेटिव है एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग है। ये तो गया नॉर्मल बात, इन जनरल बात है। इसके अलावा अकाउंटेंसी में प्रेफरेंस शेयर कितने तरह का होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी वेरियस टाइप्स विच आर एज फॉलोज। देखो क्या है क्यूमुलेटिव, अभी तो मैंने क्यूमुलेटिव समझाया था, ठीक है, उसी को यहाँ डिटेल्स में बताए प्लस और कुछ एडिशन है। ए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज वन दैट कैरीज द राइट ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड का एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर दिखाया था 15%, फिक्स्ड अमाउंट है 15%, और डिविडेंड एट ए फिक्स्ड रेट। वही बात है, मतलब या तो रेट बता दो जैसे मैंने 15% बताई, या तो अमाउंट बता दो कि 5,000 6,000 जो भी हो, या तो रेट में बता दो या तो अमाउंट में बता दो, नॉर्मली रेट में ही बताया जाता है। Such a dividend is payable even out of future profit if current year's profit are insufficient for the purpose। ये डिविडेंड जो है पेबल इवन आउट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट से भी हम लोग पे कर सकते हैं अगर करंट ईयर का सफिशिएंट नहीं है, जो मैंने यहाँ पर बताया था 15% देना था, यहाँ कंपनी ने दिया, यहाँ नहीं दे पाया, तो फिर नेक्स्ट ईयर जब फिर से डिविडेंड देने का टाइम आएगा तो ये वाला एज वेल एज ये वाला यानी 15 + 15% डिविडेंड कंपनी को देना पड़ेगा। अगर फ्यूचर प्रॉफिट से हम लोग दे सकते हैं, ये फ्यूचर प्रॉफिट हो गया, अगर करेंट ईयर प्रॉफिट यहाँ पर जो है इनसफिशियंसी दिख रहा है इसीलिए। दिस मीन्स दैट डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स accumulates unless it is paid in full and therefore the shares are called cumulative preference share। इसका मतलब क्या है कि डिविडेंड ऑन दी शेयर्स accumulate मतलब accumulate मतलब इकट्ठा करना, accumulate कर सकते हैं अनलेस इट इज पेड, अगर ये हम लोग पे नहीं कर पाते इन फुल मतलब पूरे अमाउंट में अगर पे नहीं कर पाते, देयरफॉर द शेयर्स आर कॉल्ड क्यूमुलेटिव, इसीलिए इसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। अगर ये एरियर वाला सिस्टम मेंटेन कर पाते हैं तो इसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। The arrears of dividend are then shown in the balance sheet as a contingent liability। contingent इस साल जो डिविडेंड नहीं दे पाए इसे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट जो होता है एक साइड लाइबिलिटी एक साइड एसेट, इसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी के हिसाब से शो करना पड़ेगा। कंटिंजेंट लाइबिलिटी कभी भी बैलेंस शीट के मतलब
अंदर नहीं लिखा जाता है, नीचे फुट नोट में लिखा जाता है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में, कंटिंजेंट मतलब क्या हो सकता है, जो फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब मैंने ये एरियर रखा है, अब जब तक नेक्स्ट ईयर नहीं आता है, अगर नेक्स्ट ईयर भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो वो फिर से एरियर बन जाएगा, फिर से हम लोग पे नहीं कर पाएंगे। तो ये कंटिंजेंसी हो जाता है। जैसे तुम लोग लॉ में कंटिंजेंट कुछ एग्री ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, कंटिंजेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग पढ़ते हो, उसी तरह से ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है जो लाइबिलिटी फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर कैसे फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर करंट ईयर यहाँ पर नहीं दे पाए डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर भी अगर बाई चांस इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो नहीं दे पाएंगे डिविडेंड। इसीलिए जो लाइबिलिटी है वो कंटिंजेंट है, वो कितने दिन तक ऑकर करेगा नहीं समझ में आ रहा है, डिपेंड ऑन द फ्यूचर इवेंट। तो इसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी की तरह बैलेंस शीट में हम लोग को शो करना है। इन इंडिया में क्या रूल्स है देखो, ए प्रेफरेंस शेयर इज कंसिडर्ड क्यूमुलेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। वो पहले भी इन लोगों ने बताया था कि इंडिया में प्रेफरेंस शेयर को हमेशा क्यूमुलेटिव माना जाएगा। मतलब अगर प्रॉफिट नहीं दे, डिविडेंड नहीं दे पा रहा है, जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, तो वो ऐड होते जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। इन केस the dividend remains in arrear for a period of not less than 2 years, holder of such shares will be entitled to take part and vote on every resolution on every matter in the general body meeting of the shareholders। अब यहाँ पर इंडिया में एक रूल क्या है देखो, in case the dividend remains in arrear for a period of not less than 2 years, कम से कम अगर 2 साल किसी का डिविडेंड एरियर हो गया है और वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कंपनी का, तो कंपनी उसे क्या फैसिलिटीज देगी, holders of such shares will be entitled to take part and vote on every resolution। कंपनी जब भी कोई रिजोल्यूशन पास करवाती है तो वोटिंग राइट्स चाहिए होता है, मतलब मेजोरिटी वोट होना चाहिए। रिजोल्यूशन पास करवाना मतलब कोई भी एक डिसीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग वोट देते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स रहते हैं, तो क्या होगा, जैसे तो जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो पार्टी जीत जाता है, फिर उन लोगों, जो कैंडिडेट जीतता है उसे एक स्पेशल मतलब उसका जो पद है वो दिया जाता है। उसी तरह से कंपनी में भी बहुत सारे काम एग्जीक्यूट करवाने के लिए रिजोल्यूशन पास करवाया जाता है, उसके लिए वोट किया जाता है कि वोट हाँ में है या ना में। नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर को ये वोटिंग राइट्स मिलता है, लेकिन इंडिया का रूल्स ये है कि अगर कोई क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और उन लोगों का डिविडेंड अगर क्यूमुलेट हो गया है कम से कम 2 साल के लिए, तो उन लोगों को वोटिंग राइट्स मिल जाएगा इन एवरी रिजोल्यूशन, हर रिजोल्यूशन के टाइम। मतलब कंपनी जब भी कोई डिसीजन लेगी तो इन लोग का वोट मैटर करेगा ऑन एवरी मैटर, हर मैटर पे, इन जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर का जनरल बॉडी मीटिंग होता है, क्योंकि मीटिंग बहुत सारा होता है, एजीएम, ईजीएम, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो इस तरह से बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, तुम लोग लॉ में वो सब डिटेल्स में पढ़ोगे। तो वो मीटिंग में इन लोगों का भी एक मतलब क्या हो जाता है, इन लोगों का भी एक अधिकार हो जाता है वोटिंग राइट्स का, जो नॉर्मली लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नहीं होता है। ये तभी होगा अगर किसी का डिविडेंड कम से कम 2 साल के लिए एरियर हो जाता है तो। और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ही हम लोग मानेंगे हर प्रेफरेंस शेयर को, अगर कुछ स्पेशली नहीं बताया गया है, बिकॉज ये इंडिया का रूल्स है कि अदरवाइज स्टेटेड वी एज्यूम इट इज अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसके अलावा हम लोग जो भी बाकी है वो भी पढ़ लेते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब समझ में आ रहा है कि जो डिविडेंड है उसे हम लोग नहीं दे पाएंगे तो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ए नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैरीज विथ इट द राइट टू ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन लोगों को भी मिलेगा, ठीक है। और इन केस नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, अगर मान लो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाए कंपनी, यानी पे नहीं कर पाए जो फिक्स्ड अमाउंट बोला था, इन ए ईयर ड्यू टू एनी रीजन द राइट टू रिसीव सच डिविडेंड फॉर दैट ईयर एक्सपायर्स। मतलब यहाँ मैंने 15% दे दिया, यहाँ 15% नहीं दे पाए तो डिविडेंड डिक्लेयर भी नहीं किया और दे भी नहीं पाए, कोई भी रीजन हो, एनी रीजन, तो नेक्स्ट ईयर क्या है, सिर्फ 15% ही देना पड़ेगा। ये इसमें क्यूमुलेट नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, एक्सपायर हो जाएगा। मतलब ये नहीं दे पाए तो इसे भूल जाओ, ये आगे जाके मिलेगा भी नहीं, तो इसे बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जस्ट सिंपल था कि फिर से एक बार पढ़ देते हैं। ए नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैरीज विथ इट द राइट और टू ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड
फिक्स्ड अमाउंट मिलने का राइट है, लेकिन अगर कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाता है कंपनी फॉर एनी रीजन, तो राइट टू रिसीव जो है, राइट टू रिसीव मतलब मिलने का जो अधिकार है वो एक्सपायर हो जाएगा फॉर दैट ईयर, और नेक्स्ट ईयर सिर्फ जो करेंट ईयर का डिक्लेयर्ड डिविडेंड होगा वही मिलेगा. इट इंप्लाइज दैट द होल्डर ऑफ सच शेयर इज नॉट एंटाइटल्ड टू एरियर्स ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर. एरियर डिविडेंड मतलब बाकी वाला कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ करंट वाला डिविडेंड जो है वो ही मिलेगा. नेक्स्ट क्या है देखो, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मतलब समझ में आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर जो है वो कुछ पार्टिसिपेट करेगा. किस चीज पे पार्टिसिपेट करेगा देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग द राइट टू ए फिक्स डिविडेंड. फिक्स डिविडेंड नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब इन स्पाइट ऑफ, मतलब फिक्स डिविडेंड तो मिलेगा ही, इसके अलावा क्या मिलेगा. दिस कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कन्फर्स ऑन द होल्डर द राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट. इसके अलावा भी इस कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या राइट मिलेगा, सरप्लस. सरप्लस मतलब होता है एक्स्ट्रा, मैंने एनपीओ में भी ये वाला बहुत बार बताया, ऐसे भी अकाउंट्स में सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा होता है, ऐसे भी एक्स्ट्रा ही होता है. तो सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट में ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब इन लोगों का कुछ पोर्शन अधिकार होगा. किस तरह से होगा वो देखो. If any after the equity shareholder have been paid dividend at a stipulated rate. अच्छा, मतलब देखो रूल्स ये होता है, ईबीआईटी होता है. ईबीआईटी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं ईबीआईटी, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इससे पहले देना पड़ता है इंटरेस्ट तो मिल जाता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स. यहाँ से टैक्स दे देंगे तो मिल जाएगा पैट, या फिर ईएटी भी लिख सकते हो, अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इससे देना पड़ता है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये फिक्स्ड है, ये तो देना ही पड़ेगा. उसके बाद जो बचेगा उससे देना पड़ेगा इक्विटी डिविडेंड, तो इक्विटी डिविडेंड दे देंगे. फिर जो बचेगा, ठीक है, इक्विटी डिविडेंड देने के बाद अगर कोई प्रॉफिट फिर भी बच जाता है, डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ है स्टिपुलेटेड रेट पे, ठीक है, मतलब जो स्टिपुलेट किया गया था उस रेट पे डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद भी अगर कुछ बचता है उसे हम लोग बोलेंगे सरप्लस प्रॉफिट. ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इक्विटी शेयर को ही पहले मिलेगा, सीक्वेंस जो है वो मेंटेन होगा. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपना फिक्स्ड पोर्शन डिविडेंड मिल जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर का तो कुछ फिक्स्ड नहीं होता है, कंपनी जब जैसे डिक्लेयर करता है, इसीलिए इसे स्टिपुलेटेड बोलते हैं. तो स्टिपुलेटेड रेट पे इक्विटी डिविडेंड देने के बाद भी अगर कुछ सरप्लस प्रॉफिट हो जाता है और कंपनी का जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो उन लोगों को उस सरप्लस प्रॉफिट पे उन लोगों का एक राइट जनरेट होगा. सिमिलरली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब कंपनी अगर बंद हो जाता है किसी कारण से, दिस टाइप ऑफ शेयर्स कैरीज द राइट टू रिसीव ए प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन ऑफ सरप्लस एज वेल वंस द इक्विटी शेयर्स होल्डर हैव बीन पेड ऑफ. ऐसे ही जब कंपनी अगर कभी भी वाइंडिंग अप के सिचुएशन पे आती है तो इन लोगों का एक स्पेशल राइट्स हो जाता है, किस चीज का, कि इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने के बाद, पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका कैपिटल रीपेमेंट करना ही पड़ेगा, सबको सारा चीज पेमेंट कर दिया वाइंडिंग अप होने के बाद भी, इवन इक्विटी को ही तो सबसे लास्ट में मिलता है, बिकॉज दे आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी. अगर मेरा बिजनेस बंद होता है तो मुझे सबसे लास्ट में कुछ मिलेगा, पहले मुझे बाकी लोगों को देना पड़ेगा, हु आर द आउटसाइडर्स, ठीक है. तो उन लोगों को देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर को अपना कैपिटल मिल जाने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर को भी अपना पोर्शन मिल जाने के बाद भी अगर कुछ बच जाएगा, तो फिर अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग हैं उस कंपनी में, तो उन लोगों को क्या मिलेगा, प्री डिटरमाइंड, पहले से ही बोला गया प्रोपोर्शन ऑफ सरप्लस. सरप्लस का जितना पोर्शन उन लोग को देने का बात है उतना देना पड़ेगा इक्विटी शेयर को देने के बाद. इसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मेनली दो जो अधिकार है वो ये है, दो राइट जो है कि फिक्स डिविडेंड मिलने के बाद भी अगर इक्विटी शेयर होल्डर सबको डिविडेंड देने के बाद भी अगर कुछ सरप्लस प्रॉफिट बच जाता है तो वो ये लोग ले लेगा, एज वेल एज जब कंपनी वाइंडिंग अप होगा तो सारा चीज पेमेंट हो जाने के बाद, इवन इक्विटी शेयर को पे करने के बाद भी अगर सरप्लस कुछ बच जाएगा तो ये लोग वो जो पहले से प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन पे बोला गया है उसी प्रोपोर्शन में इन लोग को मिल जाएगा. अब देखो नॉन पार्टिसिपेटिंग, a share on which only a fixed rate of dividend is paid every year without any accompanying additional right in profit. मतलब
पार्टिसिपेटिंग का उल्टा। तो प्रेफरेंस शेयर है तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, ये तो पक्का है, ये तो इसका नेचर है, मिलेगा ही। तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। विदाउट एनी अकम्पनिंग एडिशनल राइट इन प्रॉफिट, राइट मतलब प्रॉफिट में इन लोगों का कोई भी एडिशनल राइट्स नहीं होगा, सिर्फ जो प्रॉफिट से इन लोगों को डिविडेंड जितना मिलना चाहिए बस उतना ही मिलेगा। एंड इन द सरप्लस ऑन वाइंडिंग अप इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और जब वाइंडिंग अप हो रहा है तब भी इन लोगों को कुछ अलग एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा जस्ट कैपिटल रीपेमेंट होगा जितना इन लोगों ने बिजनेस में दिया था। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द प्रेफरेंस शेयर्स आर जनरली नॉन पार्टिसिपेटिंग। अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है। अगर तुम्हारे कंपनी में तुम्हें पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर रखना है तो मेंशन करना जरूरी होगा, और मेंशन नहीं करने से जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या माना जाता है, क्यूमुलेटिव, उसी तरह से नॉन पार्टिसिपेटिंग माना जाएगा। रिडीमेबल, रिडीम करना मतलब रीपे कर देना, मैंने बताया था। रिडीमेबल मतलब जो एक टर्म, एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद जब पैसा वापस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसका कैपिटल वापस करेंगे। देखो, these shares are shares that a company may issue on the condition that the company will repay after fixed period or even earlier at company's discretion। बोल रहे कि देखो, these shares that a company may issue, इस तरह का शेयर जब कंपनी इशू करता है तो कंडीशन क्या होता है, ऑन द कंडीशन दैट कंपनी विल रीपे, कंपनी इसे रीपे मतलब कैपिटल वापस करेगा। डिविडेंड तो एक ईयरली बेसिस पे दे रहा है लेकिन कैपिटल तो कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा। आफ्टर द फिक्स्ड पीरियड, फिक्स्ड पीरियड मतलब जो वहां पर स्पेसिफाई रहेगा, जब प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाएगा तभी बताना पड़ेगा कि डिविडेंड का क्या फिक्स्ड रेट है और कितने दिन बाद हम लोग इसे रीपे करेंगे, 5 साल 10 साल बताना पड़ेगा। और इवन अर्लियर, या फिर हो सकता है जो फिक्स्ड पीरियड था उसके पहले ही रीपे कर दिया गया क्योंकि कंपनी चाह रहा है। ठीक है, अब कंपनी वाइंडिंग अप हो रहा है या फिर कुछ भी हो तो अर्लियर भी हम लोग चाहे तो उसे रीपे कर सकते हैं या फिर फिक्स्ड पीरियड के अंदर। द रीपेमेंट ऑन दिस शेयर्स इज कॉल्ड रिडेम्पशन। रीपे करने का मतलब, ये रिडेम्पशन वर्ड हमेशा यूज होते जाएगा, तुम लोग डिवेंचर पढ़ोगे, प्रेफरेंस शेयर पढ़ोगे तो रिडेम्पशन मतलब रीपे करना। एंड इज गवर्न्ड, कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो रिडीमेबल मतलब जो एक टाइम पीरियड पे रिडीम हो जाएगा। नॉन रिडीमेबल मतलब जैसे मैंने बोला था, नॉन रिडीमेबल मतलब नॉर्मली ये परमिसिबल नहीं है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर बता दिया है कौन सा नॉन रिडीमेबल होता है, किस तरह का शेयर। The preference shares which do not carry with them the arrangement regarding redemption, जिन लोगों का रिडम्पशन के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, मतलब कितने दिन बाद रिडम्पशन करना है, रीपेमेंट करना है, उसका अगर कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो उन लोग उस तरह का शेयर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, सेक्शन 55 में क्या बोला है, वो नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 20 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 55 में ये बताया गया है, अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय शेयर मतलब फर्स्ट क्लास में बताए थे, वैसे भी सर कंपनी लॉ के क्लास में बताया, लिमिटेड बाय शेयर मतलब जहां पर कंपनी में शेयर होल्डर्स लोग का लाइबिलिटी बस उतना ही होगा टुवर्ड्स शेयर, शेयर पे जितना उन लोग का पेमेंट बाकी है। जैसे उस दिन मैंने बताया था एप्लीकेशन देना पड़ता है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अब मान लो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल मिल गया, फाइनल कॉल अभी भी कंपनी ने नहीं किया और सोच के रखा है कि वाइंडिंग आपके टाइम करेंगे या फिर जब जरूरत होगा तब करेंगे, तो एक शेयर होल्डर का जो लाइबिलिटी है टुवर्ड्स सिर्फ ये इतना ही होगा जितना शेयर रिगार्डिंग बाकी रहेगा, तो उसे ही बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर। तो लिमिटेड बाय शेयर्स जो भी कंपनी है उन लोगों को नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउड नहीं है। या फिर ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो 20 साल बाद रिडीम होगा, ऐसा भी नहीं चलेगा। मतलब या तो टर्म्स कुछ बताया नहीं है तो भी नहीं इशू कर सकता, या फिर टर्म्स अगर 20 साल बताए तो भी इशू नहीं कर सकता है। तो ना तो टाइम लिमिट मतलब अनलिमिटेड पीरियड के लिए कोई भी शेयर इशू कर पाएगा यानी नॉन रिडीमेबल, या फिर अगर 20 इयर्स भी अगर बता रहा रिडेम्पशन पीरियड तो भी अलाउड नहीं है, इसे भी नॉन रिडीमेबल के अंडर ही माना जाएगा अगर 20 साल का होगा तो रिडेम्पशन पीरियड। हाउएवर ए कंपनी में इशू प्रेफरेंस redeemable after 20 years for such infrastructure projects as may be specified under the Companies Act 2013। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर पे कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स है, कुछ स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाले प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए कंपनी चाहे तो 20 साल बाद रिडीम
करेगा ऐसा प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट होना चाहिए वो स्पेसिफाई कहां पर है, कंपनीज एक्ट 2013 में उसके बारे में स्पेसिफाई किया गया है कि कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रोजेक्ट के लिए 20 साल बाद रिडीम करने वाला प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाएगा। अगर कोई वो फॉलो कर पाता है तो फिर नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर पाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब these shares give the right to the holder to get them converted into equity share। मतलब प्रेफरेंस शेयर हो तुम इक्विटी शेयर में ट्रांसफर हो सकते हो। अगर ये होगा तो इसे कन्वर्टेबल बोलते हैं, और अगर ऐसा करना है तो पहले से मेंशन करना पड़ेगा। इनटू इक्विटी शेयर एट देयर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स कंडीशन ऑफ देयर इशू के टाइम पे जिस तरह से टर्म्स कंडीशन है कि कितने दिन बाद कन्वर्ट कर सकते हो, कितने सारे कन्वर्ट कर सकते हो, पार्टली फुल्ली, किस बेसिस पे कन्वर्ट कर सकते हो, क्या एक शेयर के बदले एक ही मिलेगा या एक प्रेफरेंस शेयर के बदले मतलब 5 प्रेफरेंस शेयर होगा तो 2 इक्विटी मिलेगा। इस तरह का बहुत सारा रेशियोज वगैरह होता है। जैसा बोला रहेगा टर्म्स कंडीशन उसी हिसाब से कन्वर्ट कर पाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर खुद को इक्विटी शेयर में। नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो कभी भी कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। When the holder of a preference share has not been conferred the right to get his holding converted into equity share, अगर कभी भी इसका कोई राइट्स ही नहीं है कि ये अपने आप को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर पाए, इस तरह का जो प्रेफरेंस शेयर्स का फीचर्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन कन्वर्टेबल अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। नॉर्मली इंडिया का रूल्स क्या है, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर नहीं कुछ बताया जाएगा तो इसे हम लोग हमेशा मानेंगे नॉन कन्वर्टेबल। तो देखो मेंशन नहीं करने से प्रेफरेंस शेयर का नेचर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक मतलब पूरा लिस्ट डाउन कर दिया है। मेंशन नहीं करने से अनलेस मेंशन अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल एंड रिडीमेबल इन नेचर। ये इंडिया में चलता है। अनलेस मेंशन अदरवाइज, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो प्रेफरेंस शेयर को मानेंगे नॉन क्यूमुलेटिव, प्रेफरेंस शेयर को मानेंगे नॉन पार्टिसिपेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब अगर 1 साल डिविडेंड नहीं दे पाए तो वो एक्सपायर हो गया, भूल जाओ उसे। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब तुम्हारा कोई वोटिंग राइट नहीं है, और वोटिंग राइट तभी जनरेट होगा। पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या होता है, जिन लोगों को सरप्लस प्रॉफिट पे जो एक्स्ट्रा जो राइट्स रहता है, चाहे वो वाइंडिंग अप के टाइम हो या फिर डिविडेंड के टाइम हो, तो वो सब कुछ नहीं मिलेगा, दैट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग, सिर्फ डिविडेंड मिलेगा। नॉन कन्वर्टेबल मतलब कभी भी इक्विटी शेयर में वो खुद को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। और रिडीमेबल मतलब एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि इसी के अंदर वो रिडीम हो जाएगा, और टाइम पीरियड जो है कम से कम 20 ईयर्स तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 20 ईयर्स को हम लोग मान रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कि वो इरिडीमेबल है। और 20 ईयर्स का अगर करना ही है तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 इयर्स का बाद बताया गया है वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम लोग 20 इयर्स रिडम्पशन वाला प्रेफरेंस शेयर यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट इक्विटी शेयर, इसके बारे में क्या बोला है, इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। ये तो बहुत नॉर्मल सा बात है कि जो प्रेफरेंस शेयर मतलब नहीं है वही इक्विटी शेयर है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि शेयर तो 2 ही तरह का होता है, या तो इक्विटी या तो प्रेफरेंस। इट मीन्स दैट दे डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट। इन लोगों का कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। वो जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया EBIT, उससे I फिर T, तो पहले किसको डिविडेंड दिया, प्रेफरेंस शेयर को, उसके बाद इक्विटी शेयर को। तो प्रेफरेंशियल राइट इन लोगों का कुछ नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर का क्या होता है, डिविडेंड तभी मिलेगा अगर प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद कुछ बचेगा तभी मिलेगा, और उसका कुछ फिक्स रेट भी नहीं होता है, वो स्टिपुलेटेड होता है। इन द मैटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ना तो इन लोग को डिविडेंड मिलने का कोई प्रायोरिटी है, ना तो अगर बिजनेस वाइंडिंग अप हो रहा है तो कैपिटल मिलने का कोई प्रायोरिटी, अगर कुछ बचेगा तो ही मिलेगा। The rate of dividend on equity share is recommended by the board of directors। और जो इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो हर साल वेरी करेगा, और डिसाइड कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये देखो, इक्विटी शेयर इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर साल डिपेंड करेगा कि कितना पैसा बच रहा है, उसी हिसाब से कितना देना चाह रहा है कंपनी, उसी हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। रेट जो है वो डिसाइड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द डिविडेंड पॉलिसी। अब ये डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर है कि कंपनी कौन सा पॉलिसी ले रहा है, ठीक है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट, ऑब्वियसली प्रॉफिट कितना है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और क्या डिविडेंड पॉलिसी ये लोग लेना चाह रहा है। आफ्टर सेटिस्फाइंग द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये तो मैंने ऐसे भी पहले ही बताया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद ही इक्विटी शेयर को मिलेगा। दिस शेयर्स कैरी वोटिंग राइट्स, ऑब्वियसली वोटिंग राइट इन लोगों का ही है क्योंकि दे आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी। इन लोग के डिसीजन बहुत ही मतलब क्रूशियल होता है, बहुत ही मैंडेटरी होता है, ये डिसीजन देंगे तभी जाके कुछ काम होगा। लेकिन इसका भी एक कंडीशन होता है, ऐसा नहीं कि हम अगर एक शेयर होल्ड कर रहे हैं तो मुझे वोटिंग राइट मिल जाएगा। इसका भी होता है कम से कम 1/10 होना चाहिए, मीन्स 10% शेयर होल्ड करना चाहिए मिनिमम, तभी जाके वोटिंग राइट्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक इक्विटी शेयर होल्ड करेंगे तो वोटिंग राइट्स मिल जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ होल्डिंग होता है तभी वोटिंग का वैल्यू आता है। ये सब तुम लोग कंपनी लॉ में पढ़ोगे। कंपनीज एक्ट 2013 परमिट्स इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड। तो कंपनीज एक्ट 2013 में इक्विटी शेयर का क्या क्या है देखो, डिफरेंशियल राइट्स क्या है, डिविडेंड मिलेगा इन लोगों को, वोटिंग राइट्स मिलेगा, और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब्ड रूल, या फिर अगर और कोई राइट्स मिलेगा तो वो प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए, मतलब वो रिटर्न होना चाहिए, वो बताया जाना चाहिए। लेकिन नॉर्मल जो राइट्स है वो दो है, एक डिविडेंड और एक वोटिंग राइट। और दिस शेयर्स कैन बी इशूड बाय ए कंपनी आइदर फॉर कैश और फॉर कंसीडरेशन। हम लोग इसे कैश में इशू कर सकते हैं या कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब मैंने उस दिन भी इसका एग्जांपल लिया था कि अगर हम लोग कुछ क्रेडिट में खरीद रहे हैं और जो क्रेडिटर है उन्हें उसको पैसा नहीं देना चाहते हैं, अगर हम लोग उसे शेयर ऑफर करें और वो मान जाता है तो उसे बोलते हैं अदर देन कंसीडरेशन। या फिर प्रोमोटर जो होता है उसको भी जो शेयर है वो कंसीडर अदर देन कंसीडरेशन ही यूज इशू किया जाता है। नेक्स्ट देखो, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। टू इशू शेयर्स प्राइवेट कंपनी डिपेंड अपॉन प्राइवेट प्लेसमेंट। जो प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि कंपनी बहुत तरह का होता है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट, तो प्राइवेट कंपनी प्राइवेटली शेयर इशू करती है, जबकि पब्लिक कंपनी किस तरह से करती है मैंने लास्ट दिन बताया भी था। पब्लिक कंपनीज इशू ए प्रोस्पेक्टस, ये लोग एक प्रोस्पेक्टस इशू करता है जो एक डॉक्यूमेंट्स होता है जहां पर लिखा हुआ रहता है कि क्या प्रोजेक्ट है, किस तरह से कितना कैपिटल है इन लोग का, ये सब मतलब किस तरह से प्रोजेक्ट आगे जाएगा, क्या फ्यूचर है, ये सब एक मतलब जो ब्लूप्रिंट तरह होता है ना, वो प्रोस्पेक्टस में बताया जाता है। एंड इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर, और इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू से जनरल पब्लिक को क्या किया जाता है, ऑफर किया जाता है, इन्वाइट किया जाता है शेयर लेने के लिए। टू डिस्कस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब हम लोग अकाउंट्स में क्या पढ़ेंगे तो क्या होगा देखो, वी शैल कंसेंट्रेट ऑन पब्लिक कंपनीज हु इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इक्विटी शेयर्स। मतलब तुम लोग को सम्स वाइज प्राइवेट कंपनी का कोई भी सम्स नहीं करना है, जो भी करना है पब्लिक कंपनी के लिए करना है। Similar accounting treatment is applicable in other cases. However, for journal entries in case of issue of preference shares, लेकिन अगर preference share का जर्नल एंट्री होगा, जैसे लास्ट दिन मैंने इक्विटी शेयर बताया, तो प्रेफरेंस शेयर का अलग कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, सिर्फ इक्विटी वाला जो वर्ड है उसे रिप्लेस कर दो प्रेफरेंस शेयर से, बाकी सारा जो रूल्स रेगुलेशंस है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का वो एज इट इज होगा जैसा फॉर इक्विटी शेयर होगा। ए पब्लिक कंपनी इशूज ए प्रोस्पेक्टस, पहले पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी इनवाइटिंग जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशंस आर डिपॉजिटेड इन ए शेड्यूल बैंक बाय द इंटरेस्टेड पार्टीज। अब जो इंटरेस्टेड है उसे एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा, आजकल तो ऑनलाइन पे ही हो जाता है। और यहाँ पर एक रूल्स बताया है कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उन्हें क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशंस को डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये शेड्यूल्ड बैंक में जाके भी डिपॉजिट कर सकते हैं, along with the amount payable at the time of application। एप्लीकेशन के टाइम पे जितना पेमेंट करना पड़ेगा उस बेसिस पे वो लोग जाके शेड्यूल्ड बैंक में वो पैसा जमा कर सकते हैं इन कैश, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड along with the application, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा, एप्लीकेशन जब डिपॉजिट करने जाएंगे तो कुछ पेमेंट करना पड़ेगा जो एप्लीकेशन का प्राइस होता है। तो एप्लीकेशन मनी जो होगा उसका एक रूल्स है, देखो यहाँ पर बताया बोल्ड में, देखो लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट सेक्शन 39 में ये बताया गया है कि एप्लीकेशन मनी मस्ट बी at least 5% of the nominal value of the share। nominal मतलब मैंने बताया था जो फेस वैल्यू होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू जो है उसका कम से कम 5% होना चाहिए।
जैसे कि अगर शेयर का नॉमिनल वैल्यू सपोज 10 है, शेयर का पर शेयर का नॉमिनल वैल्यू सपोज ₹10 पर शेयर है, तो एप्लीकेशन का जो पैसा कंपनी को रखना है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 कितना रखना है, 10 के ऊपर 5% रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 के ऊपर 5%, 0 कैंसिल, अच्छा इसे 100 कर देते, नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ₹5, ठीक है। अगर शेयर का नॉमिनल वैल्यू ₹100 है तो एप्लीकेशन एटलीस्ट 5% होना चाहिए एप्लीकेशन मनी, यानी ₹100 अगर नॉमिनल शेयर वैल्यू है तो ₹5 तो एप्लीकेशन रखना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं रख सकते हैं, कम नहीं रख सकते, ज्यादा रख सकते हैं लेकिन कम नहीं रख सकते। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ इशू, क्लोजिंग डेट ऑफ इशू मतलब इशू करने का एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, उसके बाद इशू का जो ऑप्शन है वो बंद किया जाता है। मतलब देखो द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन, मतलब इशू मतलब जब लास्ट डेट बता देगा कि आपको एप्लीकेशन इतने डेट से इतने डेट के अंदर ही जमा करवाना है, तो फिर जिस दिन लास्ट डेट होगा वही इशू का क्लोजिंग डेट होता है। इस बीच इशू चलते रहता है, मतलब इस बीच आप एप्लीकेशन भर सकते हो तो इशू चल रहा है, और जिस दिन एप्लीकेशन का लास्ट डेट होगा उसी दिन इशू बंद हो जाएगा। जैसे तुम लोग कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो एप्लीकेशन का लास्ट डेट जब होता है उसके बाद फॉर्म मिलना बंद हो जाता है। कंपनी डिसाइड अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जैसे ही इशू बंद हो गया अब कंपनी शेयर को अलॉट करेगी इन कंसल्टेशन विद द सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज कंसर्न। सेबी और स्टॉक एक्सचेंज मिलके ये कंसल्टेंसी होगा कंपनी के साथ, कंपनी सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज तीनों मिलके कंसल्टेंसी करेगी और अलॉटमेंट करेगी शेयर होल्डर्स को कि किनको अलॉट करना है किनको नहीं। मैंने बुक बिल्डिंग मेथड में थोड़ा बहुत बताया था किस तरह से अलॉटमेंट दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 एक कंपनी कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट शेयर्स अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। मैंने लास्ट दिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था, मिनिमम कितना होना चाहिए 90%, मिनिमम 90% होना चाहिए। अगर 90% तुम सब्सक्राइब नहीं करवा पा रहे हो तो तुम्हें सारा पैसा वापस करना पड़ेगा जितना तुमने अभी तक लिया है, कंपनी को सारा पैसा वापस करना पड़ेगा अगर वो इशूड कैपिटल का 90% नहीं सब्सक्राइब करवा पाता है तो। अब देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में यहाँ कुछ बता दिया है। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर अनलेस द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस में बता देगा कि 90% मतलब कितना हो रहा है, क्योंकि सबको पता नहीं भी हो सकता है कि इशूड कैपिटल कितना है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में इसे मेंशन करना जरूरी है, तो इशूड कैपिटल का 90% कैलकुलेट करके वो लोग बता देगा कि हम लोग का जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो इतना है, वो मेंशन करना जरूरी है प्रोस्पेक्टस में। हैज बीन सब्सक्राइब्ड एंड द सम पेबल एज एप्लीकेशन मनी फॉर सच शेयर्स हैज बीन पेड टू एंड रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो क्या बोला है, ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनलेस द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस हैज बीन सब्सक्राइब्ड। जितना प्रोस्पेक्टस में मेंशन है उतना अगर नहीं सब्सक्राइब करवा पाया तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन का पैसा भी वापस करना पड़ेगा एज वेल एज वो अलॉटमेंट भी नहीं दे सकता। एंड द सम पेबल एज एप्लीकेशन मनी, या फिर वो पैसा जो एप्लीकेशन मनी के तौर पे कंपनी को मिलना चाहिए था और पब्लिक को पे करना चाहिए था, रिसीव्ड बाय कंपनी एंड हैज बीन पेड टू, मतलब कंपनी को पेड करना चाहिए था और कंपनी को मिलना चाहिए था। अगर वो एप्लीकेशन का पैसा नहीं मिला है दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा और अलॉटमेंट नहीं कर पाएगा। द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी डिस्क्लोज्ड इन प्रोस्पेक्टस बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये सब्सक्रिप्शन का मिनिमम जो पैसा है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में, इन लोगों ने पहले ही बताया है। और ये कौन डिस्क्लोज करने में हेल्प करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके साथ साथ और कुछ पॉइंट्स है जो प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करना जरूरी है, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है, प्री मतलब पहला और एक्सपेंस मतलब खर्चा। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसका एक स्टार्टिंग का एक्सपेंस होता है, दैट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। मतलब पैसा मिलने के पहले तुम्हें पैसा डालना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसका एस्टेब्लिशमेंट का जो भी खर्चा होता है, लीगल जो भी प्रोसीड्योर्स है, ठीक है, ये सब में जो भी खर्चा होगा उसे हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। मतलब कंपनी को एस्टेब्लिश करने का कितना हम लोगों ने प्री खर्चा किया है। कमीशन पेबल ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, जो शेयर इशू करवाते हैं उन्हें बोलते हैं अंडर राइटर्स, ठीक है। जो शेयर इशू करवाते हैं उन्हें बोलते हैं अंडर राइटर या फिर मर्चेंट बैंकर्स। तो ये लोग कौन है, ये लोग
थोड़ा बहुत जान लो, ये एक एजेंट की तरह होते हैं और इन लोग को क्या करवाना पड़ता है, इन लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है शेयर को सेल करवाना, और ये काम के बदले ये लोग कंपनी से क्या लेते हैं, कमीशन। अब कंपनी इन लोग को इसलिए अपॉइंट करती है क्योंकि इतना बड़ा देश है, तो हर एक जगह पे जाके कंपनी तो शेयर नहीं बिकवा सकती है, तो अंडर राइटर जो होता है वो पूरे देश में फैला हुआ है, तो किसी भी जगह से कोई भी कंपनी, चाहे कोलकाता का हो, चाहे दिल्ली का, चाहे मुंबई का, कोई भी शेयर होल्डर इंडिया के कहीं भी बैठ के वो शेयर खरीद पाता है। ऐसा नहीं कि उसे वहां पर कंपनी का स्पेशल कुछ अटेंशन चाहिए, क्योंकि कंपनी को खुद जाना नहीं पड़ेगा, अंडर राइटर्स एज एजेंट, क्योंकि अंडर राइटर जिन लोगों को अपॉइंट किया जाता है वो लोग पूरे देश में ही काम करते हैं, तो अंडर राइटर हर जगह रहता है, तो थ्रू अंडर राइटर्स के हम लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक के साथ जुड़ के हम लोग शेयर बिकवा सकते हैं, मतलब पब्लिक को समझाना या फिर जो भी करने का काम है वो अंडर राइटर लोग करता है, और इसके बदले इन लोग को मिलता है कमीशन, जैसे एजेंट का काम होता है। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट परचेस्ड और टू बी परचेस्ड, या फिर फिक्स्ड एसेट जो भी परचेस किया गया है या फिर परचेस करना चाहते हैं उसका कॉस्ट जो है वो मेंशन करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट मतलब क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड जो भी होता है जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है उसे करंट एसेट बोलते हैं। अब करंट एसेट से करंट लायबिलिटी मतलब 12 मंथ का जो भी ऑब्लिगेशंस है वो पे करने के बाद जो पैसा रह जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। लेकिन कौन सा कैपिटल, वर्किंग कैपिटल नॉर्मली लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लेकिन डे टू डे काम करने के लिए भी तो एक पैसा चाहिए होता है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कितना है उसे भी मेंशन करना है, और एनी अदर एक्सपेंडिचर फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, या फिर कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को डे टू डे ऑपरेट करने के लिए हम लोग को चाहिए वो भी मेंशन करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस के अंदर। इसके बाद देखो, एज पर गाइडलाइंस ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड इन एन इशू शैल नॉट बी लेस देन, ये देखो मैंने बताया था 90% ऑफ द ऑफर थ्रू ऑफर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब 90% सब्सक्राइब करवाना ही पड़ेगा। जितना पैसा मतलब जितना शेयर इशू किया है हम लोगों ने उसका तो एक कैप मतलब इशूड शेयर कैपिटल होता है ना, हम लोग इनटू करके कैलकुलेट करते हैं। उस दिन जो फर्स्ट सम हम लोगों ने किया था वहां पर हम लोगों ने इशूड शेयर कैपिटल निकाला, फिर सब्सक्राइब निकाला, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 90%। यहाँ पर एक कुछ ब्रैकेट में बोला है प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी जब आईपीओ इशू किया जाएगा द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड शैल बी सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। जब मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो मतलब पैसा जो आएगा, और कितना अलॉटमेंट करना है, कितने लोगों को, जिन लोगों ने आईपीओ के लिए बीट किया है कितने लोगों को अलॉटमेंट करना है, ये सब कहाँ प्रेस्क्राइब्ड है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन रूल्स 1957 में प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि आईपीओ में किस तरह से करना है। If the company does not receive the minimum subscription of 90% of the issue, all applications money received shall be refunded to the applicants forthwith। तो क्या करना पड़ेगा, जो भी पैसा हम लोगों ने पहले लिया है वो रिटर्न कर देना पड़ेगा, ये मैंने पहले भी बताया। लेकिन रिटर्न करने का अब एक रूल्स है, मतलब रिटर्न तो करना है, लेकिन जैसे ही पता चला कि हम लोग को 90% नहीं मिला है, हम लोग फटाफट तो रिटर्न नहीं कर पाएंगे, एक तो टाइम मिलना चाहिए। तो देखो टाइम क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है कि 15 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। क्लोजर ऑफ द इशू मतलब लास्ट डेट ऑफ द सबमिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लास्ट डेट जो होता है उसे ही बोलते हैं क्लोजर ऑफ द इशू। तो इशू क्लोज होने के 15 दिन बाद, हम 15 दिन तक टाइम दिया जाएगा कंपनी को कि तुम्हारा अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो तुम पैसा वापस कर दो विद इन 15 days। ऑल जो भी ऑल एप्लीकेशंस मनी जो है वो रिफंड कर दो जिन लोगों से लिया है। लेकिन यहाँ कॉमा देके लिखा है इन केस ऑफ नॉन अंडर रिटन इशू। नॉन अंडर रिटन इशू मतलब अंडर राइटर के थ्रू से अगर नहीं करवाते हैं, तो मतलब एजेंट के थ्रू से अगर नहीं करवाते हैं तो 15 दिन टाइम मिलेगा कंपनी को। और क्या दिया हुआ है, 70 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू, और एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद 70 दिन टाइम मिलेगा कंपनी को। लेकिन कब, इन द केस ऑफ एन अंडर रिटन इशू। अंडर रिटन इशू मतलब अगर हम लोग एजेंट के थ्रू यानी अंडर राइटर के थ्रू करवाएंगे। अब अंडर राइटर का यहाँ पर थोड़ा मतलब जो एक्टिविटी है वो मुझे बताना चाहिए। अंडर राइटर का जो एक्टिविटी ये होता है कि ये लोग
बहुत ही मतलब रिच पर्सन होते हैं, इन लोग के पास सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट तक होता है। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मतलब ये लोग कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, इतना ही रिच पर्सन होता है ये लोग। और ये लोग कंपनी को एक प्रॉमिस करता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इन लोग का कंपनी के साथ कि हम आपका शेयर बिकवाएंगे। पब्लिक को ऑफर करवाना, समझाना, बिकवाना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा है, हम उसके बदले आपसे कमीशन लेंगे। लेकिन अगर आपका 90% पब्लिक के थ्रू इशू नहीं होता है तो हम पूरा शेयर खुद खरीद लेंगे। हम लोग पूरा शेयर खुद खरीद लेंगे, क्योंकि ये लोग क्या होता है, ये लोग एक मोटा अमाउंट का पैसा कंपनी से लेता है सब्सक्राइब करवाने के लिए। और बाई चांस अगर पब्लिक के थ्रू 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो कंपनी बंद ना हो, कंपनी अपना काम कर पाए, इसीलिए अंडर राइटर्स क्या करता है, वो खुद शेयर खरीद लेता है। देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑब्लिगेशंस। डेवलपमेंट ऑब्लिगेशंस मतलब वही जो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट के टाइम बोलता है कि अगर पब्लिक से अंडर राइट्स नहीं, मतलब पब्लिक से अगर इशू नहीं होता है तो हम लोग खरीद लेंगे जो आपका बचा हुआ शेयर रहेगा 90% करवाने के लिए, या फिर 100%, मतलब एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में ही बोलता है कि 100% सब्सक्राइब करवाएंगे। ठीक है, 90% तो रूल से करवाना पड़ेगा, लेकिन 100% सब्सक्राइब करवा देंगे, यही बोलता है। और अगर नहीं करवा पाएंगे तो खुद खरीद लेंगे। ऑब्लिगेशंस पेड बाय द अंडरराइटर इज नॉट रिसीव्ड विद इन 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। लेकिन अगर अंडरराइटर खुद भी खरीदेगा तो उसे भी तो एप्लीकेशन का पैसा जमा करना पड़ेगा कंपनी को। अगर जमा नहीं करेगा तो 90% इशू हुआ है ये वो सेबी को कैसे दिखवाएगा, नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए अगर अंडरराइटर के थ्रू हम लोगों ने मतलब शेयर इशू करवाया और 90% नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, 70 डेज के अंदर कंपनी को पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया है 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू, मतलब अंडर राइटर को क्या करना पड़ेगा, अंडर राइटर को 60 डेज के अंदर बता देना पड़ेगा, और उसके बाद और 10 दिन टाइम मिलेगा कंपनी को, और फिर कंपनी को सारा शेयर्स जो है एप्लीकेशंस का पैसा वो वापस करना पड़ेगा। फिर से एक बार रीड कर देते हैं, 7 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू होने के मतलब एप्लीकेशंस का जो लास्ट डेट है उसके बाद 70 डेज टाइम मिलेगा। कौन सा केस में, इन द केस ऑफ अंडर रिटन इशू where minimum subscription including development obligations paid by the underwriter is not received। मतलब अंडरराइटर प्रॉमिस तो किया था कि 100% ले लेगा, मतलब 100% सब्सक्राइब करवा देगा, लेकिन जो टाइम पीरियड था उसके अंदर अंडरराइटर्स ने पैसा नहीं दिया। ठीक है, पैसा नहीं दिया जो वो लोग खुद खरीदने वाला था। तो विद इन 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू, और अंडरराइटर से हम लोग कितना दिन वेट करेंगे, जो क्लोजर ऑफ द इशू है, मतलब जिस दिन एप्लीकेशंस बंद हुआ उसके बाद अंडरराइटर को बोलेंगे कि अगर तुम खरीद रहे हो, पब्लिक से नहीं सब्सक्राइब करवा पाए हो, तो अंडरराइटर जाके पहले कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि इतना पब्लिक इशू हुआ है, सपोज 70% हुआ है, और कितना चाहिए, और 20% एटलीस्ट चाहिए अगर कंपनी को अपना काम करवाना है। तो अंडरराइटर बोलेगा 70% पब्लिक ने करवा दिया और 20% हम कर लेंगे, तो कंपनी उसके लिए वेट करेगा 60 डेज। ठीक है, तो 60 डेज वेट करेगा, और ये 20% का पैसा अगर विद इन 60 डेज नहीं मिलता है कंपनी को, और 60 डेज कब से काउंट होना स्टार्ट होगा, जिस दिन एप्लीकेशन क्लोज हुआ है उस दिन से। और अगर नहीं मिल रहा है तो कंपनी और 10 दिन वेट करेगा, और 70 डेज बाद बाकी सबका पैसा वापस कर देगा। अच्छा, ये था एक पॉइंट अंडरराइटर का। नेक्स्ट, द कंपनी रिजर्व्स द राइट टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट एन एप्लीकेशन फुल्ली और पार्शियली। कंपनी का राइट्स है, वो चाहे तो एप्लीकेशंस को रिजेक्ट या मतलब एक्सेप्ट कर सकती है फुल्ली या फिर पार्शियली। सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स बिकम्स शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जिसे कंपनी चूज करेगी, एक्सेप्ट करेगी, वही शेयर होल्डर हो जाएगा कंपनी का। एंड आर रिक्वायर्ड टू पे द सेकंड इंस्टॉलमेंट विच इज नोन एज अलॉटमेंट, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही था पहले, सेकंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट बोलेंगे। एंड अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स गेट बैक देयर मनी, और जो अनसक्सेसफुल मतलब जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा उन लोग को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। हाउएवर इन केस ऑफ डिले इन रिफंडिंग द मनी, मतलब पैसा रिफंड करने का एक टाइम पीरियड रहता है, अगर कंपनी का वो डिले हो जाता है तो कंपनी को लायबिलिटी क्या हो जाएगा, उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैंने बोला था एक टेबल होता है, उस हिसाब से मतलब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है।
द कंपनी बिकम्स लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ रिफंड, जितना पैसा मतलब रिफंड करना था उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट इफ एनी टू बी कॉल्ड बाय द कंपनीज आर नोन एज कॉल्स. मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के अलावा अगर कोई सब्सिक्वेंट कुछ भी इंस्टॉलमेंट कंपनी को पे करवाना है तो उसका नाम दिया जाता है कॉल. इसीलिए फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल इस तरह से बोला जाता है. Next, as per section 39 of the Companies Act 2013, application money must be at least 5% of the face value of share. अब Companies Act वो तो सेबी था, ठीक है, जो 5% वहां पर भी एक रूल्स था. और यहाँ पर भी देखो section 39 of the Companies Act 2013, application money must be at least 5% of the face value of share. ये ऊपर इसके पहले भी यही वाला चीज बताया गया था. लेकिन सेबी क्या बोल रहा है देखो, however as per SEBI regulations the minimum application money to be paid by an applicant along with the application money shall not be less than 25% of issue price. तो ये दो जो है डेटा ये याद रखो. 5% किसके हिसाब से है, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 39, जबकि सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से है 25% ऑफ द इश्यू प्राइस. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मैटर्स रिलेटेड टू इश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेबी एंड नॉट बाय द कंपनी लॉ बोर्ड. लेकिन इशू का जो भी क्राइटेरिया फॉलो करना है वो बता ही दिया है, कौन फॉलो करेगा, सेबी. अब ये भी कहां पर बताया गया है, सेक्शन 24 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बता दिया गया है कि इशू रिलेटेड जो भी मैटर है वो सेबी फॉलो मतलब एडमिनिस्ट्रेट करेगा, ना कि लॉ बोर्ड. ठीक है. और यहाँ पर देखो इशू जो होगा इंस्टॉलमेंट, ये लास्ट दिन में बताए थे, फर्स्ट एप्लीकेशन होता है, सेकंड अलॉटमेंट होता है, थर्ड जो होता है उसे फर्स्ट कॉल बोलते हैं, फोर्थ को सेकंड कॉल एंड सो ऑन, लास्ट को बोलते हैं फाइनल कॉल मनी. ये सब हम लोगों ने किया था और हम लोगों ने ये फुल सब्सक्रिप्शन जो है ये वाला सम्स किया था. अब हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन वाला सम्स करेंगे. देखो अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है. It means the number of shares offered for subscription is more than the number of shares subscribed by the public. तो हम लोगों ने जितना चाहा उससे कम सब्सक्राइब हुआ है. इन दिस केस द जर्नल एंट्रीज एज डिस्कस्ड अबव आर पास्ड बट विथ वन चेंज. एक चेंज हो जाएगा जो कैलकुलेशन में. ठीक है, छोड़ो ये तो ऐसे ही बोल दिया है कैसे करना है, हम लोग सम्स में ही देख लेते हैं. On 1st April 2017, A Limited issued 43,000 shares of 100 each payable as follows. देखो 20 on application, 30 on allotment, 25 on 1st October and 25 on 1st Feb. इस तरह से है. बाकी on by 20th May 40,000 shares were applied. देखो कंपनी ने इशू किया था 43,000 लेकिन 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन है. एंड ऑल एप्लीकेशंस वेर एक्सेप्टेड और 40,000 के 40,000 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो चुके हैं. अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून. अलॉटमेंट जो है वो 1 जून को दिया जाएगा. ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेर रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई. और जो पैसा है 15 जुलाई तक रिसीव हो जाने चाहिए. और दोज ऑन फर्स्ट कॉल, मतलब पहले अलॉटमेंट का डेट पहले क्यों आया, पहले कंपनी डिक्लेयर कर देगा किन किन लोगों को अलॉटमेंट मिल रहा है, वो 1 जून को डिक्लेयर कर देगा. और अलॉटमेंट का पैसा कब तक सबको दे देना है, 15 जुलाई तक दे देना है. दोज ऑन फर्स्ट कॉल वे रिसीव्ड ऑन 28 अक्टूबर. फर्स्ट कॉल जो है वो 28 अक्टूबर को मिल जाना चाहिए और कॉल किया गया है 1 अक्टूबर को. 1 अक्टूबर को बता दिया गया है 25 रुपया करके आप देना है और रिसीव हो जाना चाहिए 20 अक्टूबर तक. जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन व्हेन द अकाउंट्स आर क्लोज्ड on 31st March 2018. अगर अकाउंट्स 31st March 2018 को क्लोज हो रहा है तो जर्नल एंट्री पास करवाने के लिए बोला है. तो लास्ट दिन भी मैंने बताया था पहले एप्लीकेशन का पैसा जमा करना चाहिए, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पैसा मिलेगा. बताओ कितना पैसा मिलेगा एप्लीकेशन का, बताओ. हेलो 8 लाख मैम. 8 लाख. 8 लाख कैसे करके बताओ मैम. 40,000 इंटू 20. हाँ 40,000 इंटू 20, क्योंकि कितने लोगों ने अप्लाई किया है 40,000, तो 43,000 से तो कोई लेना देना है नहीं. मैंने 43,000 फॉर्म मार्केट में छोड़ के रखा था, लेकिन अगर 40,000 फॉर्म ही बिका है तो उतने का ही पैसा मिलेगा. तो कितना हो जाएगा 8 लाख.
8 लाख मिल गया। अब जैसे ही रिसीव हुआ इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग? कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख 8 लाख। तो देख लो फर्स्ट एंट्री इसी तरह से ही किया हुआ है। और यहाँ पर देखो नरेशन जिस तरह से है तुम लोग को जस्ट ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के करना है, ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। ए लिमिटेड लिखना पड़ेगा, जर्नल, और यहाँ डेट का कॉलम होगा, और यहाँ पर डेट भी देख लो किस तरह से हम लोग को देना है। फर्स्ट डेट जो दिया गया है वो मई 20 को दिया गया है, क्योंकि देखो एप्लीकेशन जो है वो कब 28 मई को ही एप्लीकेशन के लिए अप्लाइड जो है वो दिया गया है। 1 अप्रैल ये तो जस्ट बताया है कि कंपनी करना चाहता है, लेकिन 20 मई को मिला है। तो 40,000 ये 20 मई को डेट होगा। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 8 लाख, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 8 लाख। अब फर्स्ट जो मिल जाता है उसके बाद कंपनी क्या करता है, डेट देखोगे तो ही समझ जाओगे। पहले कंपनी बता देता है कि नेक्स्ट जो है वो कितना स्लॉट का है। तो नेक्स्ट जो अलॉटमेंट है वो 30 रुपीज वाला है। तो अलॉटमेंट का कितना पैसा कंपनी को मिलना चाहिए? मैम 12 लाख। 40,000 इंटू 30 12 लाख हो, नहीं 12 लाख 1,20,000 होगा ना। 12 लाख हो रहा है क्या? मैम 12 लाख मैम 12 लाख। हाँ हाँ 12 लाख हो रहा है। अच्छा तो 12 लाख हो रहा है। तो पहले बता दिया जाएगा। तो बताने का डेट जो है वो है ये 30th। तो ये 20th में ही होगा, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ डेट नहीं बताया। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून, जबकि अलॉटमेंट दिया जाएगा 1 जून को। तो पहले ड्यू करेंगे तो एंट्री ये हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 12 लाख, और जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा 12 लाख। अब देख लो 20 तारीख का होगा, और जब पैसा मिलेगा उसका एंट्री 1 जून का होगा। तो ये देखो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल देखो सेम डेट पे है। अच्छा वो 1 जून होगा इसके बाद। हाँ एक चीज ध्यान में रखो, 20 मई को अगर एप्लीकेशन मिल गया है और अगर हम लोगों ने 1 जून जो है इसे ट्रांसफर कर दिया है एप्लीकेशन का पैसा को कैपिटल में, तो अलॉटमेंट भी कब मांगा होगा? 1 जून को ही मांगा होगा। और पैसा जो मिला है वो 15 जुलाई को मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब उसके बाद फर्स्ट कॉल का भी सेम एंट्री होगा, ड्यू फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल का भी वही, सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर कैपिटल। अब अमाउंट देख लो किस तरह से होगा, 40,000 इंटू 25 और 40,000 इंटू 25, तो कितना होता है? 20 लाख सॉरी 10 लाख। ये देखो दोनों केस में ही 10 लाख हो जाएगा। और देखो नरेशन किस तरह से लिखना है ये एक बार देख लो। एप्लीकेशन मनी ऑन 40,000 शेयर्स एट 20 पर शेयर रिसीव, पहले ये लिखेंगे। इसमें लिखेंगे द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल ऑन 40,000 शेयर्स एट 20 ऑन एप्लीकेशन। डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन, मतलब वो डायरेक्टर्स लोग ठीक करते हैं ना कि कितने लोगों को अलॉटमेंट देना है नहीं देना है, तो इसीलिए इस तरह से लिखना पड़ता है। डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन नंबर मतलब रिजोल्यूशन जो होता है, जैसे जितने सारे मीटिंग में रिजोल्यूशन लिया जाता है तो मीटिंग का ना नंबर होता है कि पूरे साल में 10 मीटिंग हुआ, 12-15 मीटिंग जो है, उस तरह से रिजोल्यूशन जितने सारे होगा उसका रिजोल्यूशन का एक नंबर होता है। जैसे स्कूल में कॉलेज में नोटिस बोर्ड में नोटिस का नंबर होता है, उसी तरह से रिजोल्यूशन नंबर होता है। और किस दिन ये रिजोल्यूशन पास करवाया गया, तो ये सब इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, लेकिन कंप्लीट इसी तरह से लिखना पड़ता है डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब यही होता है ये जो लाइन है। फिर शेयर अलॉटमेंट मेड ड्यू, देखो ये ड्यू हो रहा है तो ड्यू 30 पर शेयर, डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट, इस तरह से ही लिखना है तुम लोगों को। फिर जब अलॉटमेंट कर दिया गया द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड, और फिर से जब फर्स्ट कॉल के लिए अमाउंट ड्यू फ्रॉम मेंबर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑन 40,000 शेयर्स 25 एज पर डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन नंबर डेटेड, इस तरह से। फिर रिसीव हो जाएगा, फिर ड्यू, इस तरह से। तो ये तो एक ही तरह का है। जैसे बस यहाँ पर एक ही चीज देखना था तुम लोग को, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो कितने नंबर ऑफ शेयर से हम लोग को इनटू करना चाहिए।
अब देखो है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब हम लोगों ने जितना इशू करना चाहा, अगर उससे ज्यादा पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसे हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और इसका दो पार्ट होता है, या तो रिफंड कर दो शेयर को, या तो फिर अलॉट मतलब प्रोराटा कर दो। प्रोराटा मतलब जब नेक्स्ट जो कॉल होगा उसमें पैसा ना मांग के अभी जो एक्स्ट्रा पैसा दिया गया है उसे एडजस्ट कर दे। सपोज मान लो कि अलॉटमेंट में 12 रुपए 10 रुपए देना था, लेकिन एक्स्ट्रा जो हो गया है, जो एक्स्ट्रा नेक्स्ट जो कॉल होगा, ठीक है, उसके साथ वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर 12 रुपए आ गया है तो नेक्स्ट कॉल में मान लो 10 रुपए मिलने वाले थे, लेकिन -2 करके कितना मिलेगा 8। मतलब एक्स्ट्रा का मतलब यही होता है, या तो तुम 2 रुपए रिफंड कर दो उसी टाइम पे, -2 कर दो, जो एक्स्ट्रा 12 के 2 आ गया, या तो अगर प्रोराटा करना है तो नेक्स्ट जब कॉल मनी आएगा, सपोज टोटल कॉल मनी 10 रुपीज का आने वाला है, लेकिन पब्लिक 10 रुपीज नहीं देगी, ओवरऑल एक कैलकुलेशन करके वहां से हम लोग को -2 सोचना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग पहले से ही 2 रुपीज लेके रखे, तो -2 के 8 हो जाएगा। और इसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा जब हम लोग प्रोराटा करेंगे तो बताएंगे, लेकिन कंसेप्ट यही है कि नेक्स्ट कॉल में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे या फिर रिफंड कर सकते हो। अब रिफंड का देखो क्या है, पहले रिफंड जब करेंगे तो जैसे पैसा मिलने से क्या होता है, बैंक टू शेयर इक्विटी शेयर, या फिर शेयर लिख सकते हो, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जब रिफंड करेंगे तो रिवर्स एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, ये देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। और अगर हम लोग रिफंड नहीं करके प्रोराटा करते हैं तो देखो क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन जैसा है डेबिट वैसे ही डेबिट होगा, टू बैंक किया है मतलब रिफंड कर रहे हैं। अगर हम लोग रिफंड ना करके नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर रहे हैं तो एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट कौन सा होता है, अलॉटमेंट, तो टू शेयर अलॉटमेंट। अगर हम लोगों ने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है, ये देखो विद द एप्लीकेशन मनी एक्सेप्टेड फॉर अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा आ गया है और उस एक्स्ट्रा से जितना हम लोग अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं वो, तो टू शेयर अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने के बाद अगर फिर भी एक्स्ट्रा रह जाता है और वो एक्स्ट्रा अगर हम लोग रिफंड करना चाहते हैं तो एंट्री करेंगे टू बैंक। मतलब एप्लीकेशन जैसे मान लो एप्लीकेशन में 20 रुपीज मिला है जबकि मिलना चाहिए था 10, और अलॉटमेंट में हम लोग को मिलना चाहिए 10 रुपीज, ठीक है। तो सपोज एप्लीकेशन में 30 मिला है, ठीक है, तो 30 मिला है लेकिन 10 मिलना चाहिए था, एक्स्ट्रा मिला है 20, तो फिर हम लोग सोचे कि रिफंड नहीं करेंगे, बाकी पैसा जो है अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कितना करेंगे 10, फिर भी 10 बच जाएगा, तो वो हम लोग अगर रिफंड करेंगे तो टू बैंक लिखेंगे। और अगर उसे रिफंड ना करके एडवांस की तरह ट्रीट करेंगे कि ये हम पैसा कॉल्स इन एडवांस कर लेते कि नेक्स्ट जब कॉल करेंगे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल उसमें एडजस्ट कर लेंगे, तो कॉल्स इन एडवांस मतलब मान लो नेक्स्ट कॉल 10 रुपीज का ही है तो वो एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उस तरह से। तो दो यहाँ भी दो केस हो सकता है, या तो हम एडजस्ट कर ले एक ही जगह पे या फिर दो जगह पे एडजस्ट कर ले, और दो जगह पे करने के बाद भी अगर एक्स्ट्रा होता है तो रिफंड करते हैं, या फिर एक जगह पे एडजस्ट करने के बाद रिफंड करेंगे। जिस तरह से कंपनी चाहेगा, जिस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहेगा उसी तरह से हम लोग उससे एडजस्ट करेंगे, मींस यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर सम्स। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, बताओ तुम लोग ये। अब बताओ देखो क्या है, पंत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर एट 50 each। तो कितना एप्लीकेशन मार्केट में छोड़ा है, 50,000 एट द रेट ऑफ 50 each करके, ठीक है। तो ये क्या है हमारा इशूड कैपिटल, ये दोनों को इंटू करेंगे तो इशूड कैपिटल विच आर पेबल एज वन। अब ये 50 रुपीज किस तरह से देना है, एप्लीकेशन में 20 दे दो, अलॉटमेंट में 10 दे दो, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 20 दे दो, तो टोटल कितना हो गया 50, 20, 10 और 20। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000, लेकिन कंपनी को जब कंपनी को पैसा मिला तो कितने शेयर का मिल गया 60,000 शेयर्स का। द डायरेक्टर्स एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर 50,000, लेकिन डायरेक्टर बोल रहे हैं नहीं मुझे सिर्फ 50,000 ही एक्सेप्ट करना है, एंड रिजेक्टेड द रेस्ट, मतलब बाकी एक्स्ट्रा कितना हो गया, रेस्ट मतलब जो बचा हुआ है, तो जो 10,000 एक्स्ट्रा हो गया है वो रिजेक्ट करने वाला है। रिजेक्ट करना मतलब क्या हो जाता है, वापस कर देना, कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, मतलब भाई तुम 10,000 जो एक्स्ट्रा है वो पैसा वापस ले लो। सो जर्नल एंट्रीज इफ द कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स, जैसे यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा कंपनी को कि वो एक्स्ट्रा पैसा क्या कर रहा है, रिफंड कर रहा है, उसी बेसिस पे हम लोग एंट्री पास करवाएंगे। एंड अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड फॉर 45,000,
लेकिन अलॉटमेंट का पैसा कितने जन ने भरा? 45,000 शेयर्स होल्डर ने भरा। तो यहाँ पर 3-4 केस है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो कि 50,000 के लिए कंपनी ने सोचा था, 60,000 का फॉर्म फिलअप हो गया यानी ओवर सब्सक्रिप्शन, 10,000 रिजेक्ट हो गया, लेकिन जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया तो 45,000 शेयर्स होल्डर ने दिया, 5,000 ने नहीं दिया। तो बताओ फर्स्ट एंट्री जो है एप्लीकेशन का अकॉर्डिंग टू ₹20 करके वो कितना होगा? मतलब टोटल बताओ कितना होगा और क्यों होगा? मैम 12 लाख। हाँ 12 लाख, बट क्यों? मैम क्योंकि मेरा जो शेयर एप्लीकेशन मतलब जो रिसीव हुआ है मैम 60,000 पे हुआ है। हाँ बिकॉज पब्लिक ने कितना एप्लीकेशन भर दिया है? 60,000, क्योंकि ये लैंग्वेज देखो, रिसिप्ट एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर, तो 60,000 के लिए एप्लीकेशन भर दिया गया है, तो यानी 60,000 लोगों ने एप्लीकेशन भर दिया है, तो कंपनी के पास कितना पैसा आ गया है? 60,000 इंटू 20 करके 12 लाख। तो एंट्री क्या होगा ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 12 लाख, 12 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 12 लाख, 12 लाख। और जब ट्रांसफर करेंगे तो कितना ट्रांसफर होना चाहिए? जब ट्रांसफर करेंगे तो कितना ट्रांसफर होना चाहिए? क्योंकि डायरेक्टर ने तो डिसाइड कर लिया है ना, 60 लाख से नहीं, इन लोगों को 50,000 से ही काम करना है, तो कैपिटल में कितना जाएगा? मैम कैपिटल में 10 लाख ही जाएगा, क्योंकि हाँ 50,000 पे 20 लगेगा एप्लीकेशन का, तो 10 लाख ही जाएगा। 10 लाख जाएगा और बाकी हो जाएगा रिफंड। यानी एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री ये हो जाएगा कि 10 लाख को कैपिटल में डाल दो, और जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा 10,000 शेयर का जो एक्स्ट्रा पैसा मिल गया है, कितना मिला है? 10,000 इंटू 20, यानी हाँ 2 लाख, 2 लाख जो एक्स्ट्रा मिला है वो वापस कर देंगे। तो जब वापस करेंगे तो टू बैंक होगा, रिवर्स एंट्री डालेंगे, शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, और यहाँ पर टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। ये देखो क्या किया है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये देखो नॉर्मली अगर कुछ ऐसा केस नहीं होता तो हम लोग क्या लिखते? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कैपिटल में कितना जाना चाहिए? 50,000 शेयर्स के लिए, तो 50,000 इंटू ये हो जाएगा 50,000 इंटू 20, ये हो गया 60,000 इंटू 20। ये रिवर्स कर रहे हैं, और रिवर्स करने के बाद दो जगह ट्रांसफर हो रहा है, एक आउटफ्लो हो जा रहा है कैश का, जो रिफंड हो जा रहा है 10,000 इंटू 20, 2 लाख, और ये जो है ये कैपिटल में चला जाएगा, क्योंकि शेयर डायरेक्टर जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो 50,000 शेयर ही कैपिटल में ट्रांसफर करना चाहते हैं, कोई भी प्रोराटा एडजस्टमेंट में नहीं है ये लोग, और बाकी ये ट्रांसफर जो है ये कैंसिलेशन एंट्री हो गया। अब उसके बाद अलॉटमेंट के लिए कंपनी सबसे पहले नोटिस भेजेगी कि अलॉटमेंट का पैसा दे दो। अब अलॉटमेंट में कितना मिलने वाला है? अलॉटमेंट में मिलने वाला है 10 रुपीज। अब कंपनी तो 50,000 शेयर पे ही चल रही है, क्योंकि 10,000 तो उसने रिटर्न भी कर दिया है, तो अलॉटमेंट के लिए कितना पैसा कंपनी मांगेगी, मतलब सोच रही है कि कितना पैसा मिल सकता है? 50,000 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 5 लाख। 5 लाख। अब लेकिन रिसिप्ट कितना होगा? क्योंकि 45,000 लोगों ने ही सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा दिया है, तो रिसिप्ट कितना होगा? 4,50,000। 4,50,000, 45,000 इंटू 10, दैट इज 4,50,000। तो कंपनी को लगा था 5 लाख आएगा, लेकिन आया है 4,50,000, यानी हो गया है कॉल्स इन एरियर, जिसके बारे में मैंने बताया था लास्ट दिन। कॉल किए लेकिन नहीं मिला, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। अब देखो किस तरह से लिखना है हम लोगों को। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ड्यू किया गया है, ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। और ये किस तरह से लिखना है मैंने बताया। और जो पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000, और अगर सही मिल जाता तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 5 लाख चला गया है, लेकिन 4,50,000 यहाँ पर हम लोग ना लिख के 5 लाख लिखते अगर सब कोई पैसा दे देता। लेकिन कितने लोगों ने नहीं दिया? 5,000 शेयर होल्डर ने नहीं दिया, 5,000 शेयर पे नहीं मिला। अब शेयर होल्डर कम बेसी भी हो सकता है, एक जन के पास ही 5,000 शेयर है, ऐसा भी हो सकता है। तो 5,000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, जो कि 10 रुपीज करके था, यानी 50,000। तो ये हो गया है कॉल्स इन एरियर। तो ये है ओवर सब्सक्रिप्शन विथ रिजेक्शन वाला एंट्री। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
नेक्स्ट दिया है कि द दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो यहाँ पर देखो इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस भी आ गया है, और प्रेफरेंस का ट्रीटमेंट उसी तरह से करना है जैसे इक्विटी होगा, सिर्फ एक प्रेफरेंस जो है वो लैंग्वेज यूज करना है तुम लोग को इंस्टेड ऑफ इक्विटी। द शेयर कैपिटल वाज एज कलेक्टेड, तो यहाँ तो दोनों ही है, तो इक्विटी भी करना है प्रेफरेंस। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब अलग अलग दे दिया है। ऑल दीज शेयर्स वेर सब्सक्राइब, सारा शेयर सब्सक्राइब हो चुका है। फाइनल कॉल जो था, फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन 42,000 फॉर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का 42,000 मिला है, जबकि कितने शेयर पे मिलने वाला था 50,000, और प्रेफरेंस शेयर का कितना 88,000, जबकि कितने शेयर पे मिलने वाला था 1 लाख शेयर पे। प्रिपेयर द कैश बुक एंड जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब कैश बुक का कंसेप्ट क्या है? कैश बुक तो तुम लोग 11 में कर रही हो। कैश बुक में क्या होता है? कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, इसके अलावा भी तुम लोग किए हो कैश बुक, कॉलेज में भी होता है। कैश बुक जो होता है इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होगा तो ही एंट्री होगा, अदरवाइज कभी भी एंट्री नहीं होगा। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो ओनली कैश रिकॉर्डिंग ही कैश बुक में होता है। तो ये जो सम्स है इसमें तुम लोग को कैश बुक भी करना है एज वेल एज जो है ट्रांजैक्शन भी करना है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब इस केस में किस तरह से कैश बुक मेंटेन करेंगे? कैश बुक में हम लोग सिर्फ कैश का एंट्री लिखेंगे, और जो जर्नलाइज करने बोला है, क्योंकि सम्स को 2 पार्ट में करने बोला है, कैश बुक करो और जर्नलाइज करो, तो कैश बुक का जो एंट्री होगा मतलब कैश रिलेटेड एंट्री कैश बुक में चला जाएगा, और बाकी जो जर्नल होगा वो जर्नल में चला जाएगा। मतलब जर्नल का जो फॉर्मेट होगा, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, अगर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के लिए हम लोग एप्लीकेशन का एंट्री करते हैं तो क्या करेंगे? इक्विटी में करेंगे बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बताओ कितना अमाउंट रिकॉर्ड होगा इसमें और इसमें? बैंक टू प्रेफरेंस शेयर, तुम लोग अमाउंट बताओ। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे, अमाउंट बताओ। हेलो हेलो। मैम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पे 12,50,000, 50,000 इंटू कितना हो जाएगा? 25, तो 12,50,000। 12,50,000, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 लाख इंटू 20, 20 लाख, 20 लाख। 20 लाख। अब यहाँ देखो कैश का एंट्री है, मतलब यहाँ तो सब बैंक के थ्रू होगा, कैश बोल के हम लोग कुछ नहीं लिखते कंपनी अकाउंट्स में, तो कैश बुक मतलब वही बैंक का ट्रांजैक्शन। तो ये जो है ये जर्नल हम लोग पास नहीं करवाएंगे। अगर तुम लोग को प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग स्टार्टिंग में पास करवा सकते हो, बट ये पार्ट ऑफ जर्नल नहीं होगा। अगर सम्स में कैश बुक मेंटेन करने बोला है तो ये डायरेक्टली कैश बुक में चला जाएगा। तो कैश बुक जो होगा ये इस तरह से देखने में होता है जस्ट लाइक ए लेजर, तो इसलिए कैश बुक को लेजर जर्नल दोनों ही बोला जाता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाई सॉरी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे 12,50,000, और टू इक्विटी शेयर सॉरी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे 20 लाख। ठीक है, और इसका कोई भी और इसका कोई भी जर्नल पास नहीं होगा। ये जर्नल को हम लोग को या तो रफ में करना है या तो मतलब खुद ऐसे ही रीड कर लेना है, उसके बाद यहाँ पुट करना है, जो जर्नल में नहीं जाएगा। अब सैंपल देखो किस तरह से होगा, यहाँ पर किया हुआ है, हम दिखाते हैं। देखो ये देखो क्या किया है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 12,50,000, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 20 लाख। ठीक है, और नीचे देखो जर्नल पास करवाया है, यहाँ से जर्नल शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो एंट्री नहीं है। यहाँ पर कौन सा एंट्री है? ट्रांसफर। अब ट्रांसफर एंट्री किस तरह से किया है? देखो इन लोगों ने एक साथ कर दिया, हम लोग चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ट्रांसफर एंट्री इस तरह से होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,50,000, 12,50,000, और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये था शायद कितना आया था? शायद 10 लाख आया था या फिर कुछ ऐसा, देख लेते हैं एक मिनट। नहीं 20 लाख आया था, 20 लाख आया था। तो ये दोनों एंट्री हम लोग
ये जो जर्नल है जहां पर कुछ बैंक कैश नहीं आ रहा है ये यहाँ पर आएगा। ये देखो क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 12,50,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी 12,50,000 ही होगा, लेकिन इन लोगों ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को कंबाइन एंट्री लिखा है, दैट्स वाई ये 10 लाख यहाँ पर जुड़ गया, या 10 लाख माइनस कर दो तो 12,50,000 ही होगा। और फिर देखो यहाँ पर ये जो ट्रांसफर का एंट्री है, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर के लिए भी उसी तरह से लिखा है, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों एक साथ कर दिया है टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यू एंट्रीज होगा, लेकिन जब भी रिसीव एंट्री का बारी आएगा, रिसीव मतलब ही कैश या बैंक रिसीव होता है, जब भी रिसीव का बारी आएगा तो रिसीव हमेशा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब देखो अलॉटमेंट का कितना हो जाएगा, 20 इंटू 50,000 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 50,000 हो जाएगा 10 लाख। अब 10 लाख पहले ड्यू करना पड़ेगा, तो ये देखो ड्यू हुआ है, 10 लाख ड्यू कर दिया इन लोगों ने, ये कंबाइन एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो अलग से नहीं लिख के एक साथ लिख दिया है। और प्रेफरेंस शेयर का कितना ड्यू होगा, ये देखो प्रेफरेंस शेयर का 1 लाख और कितना 30, यानी 30 लाख। ये देखो ड्यू एंट्री क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये देखो 30 लाख कंबाइन एंट्री क्या है, तो कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं हुआ। अब जब ये पैसा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फाइनल कॉल में गड़बड़ी हुआ है, बाकी में नहीं हुआ है, तो जब पैसा मिलेगा तो कितना ड्यू हुआ है, पूरा का पूरा मिल गया है, तो इक्विटी में 10 लाख और प्रेफरेंस में 30 लाख। तो एंट्री क्या होगा, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और बैंक टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। तो देखो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 30 लाख। अब उसके बाद फर्स्ट कॉल फिर से ड्यू होगा, तो कितना हो जाएगा, 15 लाख इक्विटी शेयर में, 50,000 इंटू 30, और ये हो जाएगा 20 लाख। तो पहले ड्यू होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख और प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख। और जब रिसीव होगा तो बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 15 लाख और बैंक टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 20 लाख, जो कि एंट्री यहाँ नहीं लिखना है, ये जस्ट कैश बुक में चला जाएगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 15 लाख 20 लाख हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, फाइनल कॉल जब ड्यू होगा तो कितना होगा, 50,000 इंटू 25 और 1 लाख इंटू 30, यानी 30 लाख, और इधर 50,000 इंटू 25 हो जाएगा 12,50,000। तो ड्यू का एंट्री क्या होगा, ड्यू तो हम लोग पूरे सबको ही करेंगे, जब रिसीव करेंगे तब पता चलेगा कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया। ये देखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,50,000, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख। लेकिन जब पैसा रिसीव करने का बारी आया तो इक्विटी शेयर होल्डर लोगों ने सबने फाइनल कॉल नहीं दिया, और इन यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर में भी सबने नहीं दिया, यहाँ पर शायद 88,000 लोगों ने दिया है, और वहां पर देखना पड़ेगा, एक मिनट, 42,000। तो बताओ फाइनल कॉल पे कितना रिसीव होगा, फाइनल कॉल पे कितना रिसीव होगा, ये इंटू हो जाएगा, फाइनल कॉल पे कितना रिसीव होगा, 25 इंटू 42,000 और 88 इंटू 30, 10 लाख 50,000। 10 लाख 50,000। अच्छा देख लेते हैं 10 लाख 50,000 है कि नहीं। हैंग कर गया है, हैंग कर गया, 10,50,000 ही होगा, इंटू करके देख लेते हैं हम कैलकुलेटर में, 42,000 इंटू 25, हाँ 10,50,000। तो एंट्री क्या हो जाएगा, देखो ये हैंग कर गया है थोड़ा, हम हो ही गया है, हम बता देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 10,50,000, कॉल सीन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितना हो जाएगा 25 इंटू जितना हम लोगों ने ड्यू किया था, और बाकी चला जाएगा कॉल सीन एरियर में। तो तुम लोग का एंट्री जो है वो इस तरह से होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,50,000 पे, और कॉल सीन एरियर कितना हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर कितने लोग थे वो नहीं दिख रहा है मुझे, वो हैंग कर गया, तुम लोग बता सकते हो कितने थे, 50,000। हाँ तो 50,000 में अगर 42,000 लोगों ने दिया है तो 8,000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है, तो 8,000 इंटू 25, 2 लाख नहीं मिला है, बाकी मिला है 12,50,000 में 10,50,000 मिला है, यानी 2,00,000
नहीं मिला है। अब एंट्री को जब पोस्ट करना है तो कैश बुक में जब हम लोग करेंगे, कंबाइन एंट्री कैसे होता है, एंट्री हो गया बैंक डेबिट कॉल इन एरिया डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इन एरिया डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अगर इसे हम लोग स्प्लिट करते हैं तो दो एंट्री मिलके ही एक कंबाइन एंट्री होता है। तो हम लोग को कैश बुक में एंट्री करना है, तो हम लोग कौन से अमाउंट से एंट्री करेंगे, जो हम लोग का रिसीव है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, यानी हम लोग का 10,50,000 का एंट्री होगा। और जो और एक एंट्री बचता है दैट इज कॉल्स इन एरिया डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब ये एंट्री हम लोग को कहाँ करना पड़ेगा, या तो ये जर्नल में हम लोग शो कर सकते हैं अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं तो, और अगर नहीं शो करना चाहते तो कैश बुक में तो होगा नहीं, चाहो तो कॉल्स इन एरिया वाला एंट्री जर्नल में शो कर सकते हो। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, वैसे भी ये हैंग भी कर गया। अच्छा हाँ ठीक हो गया, चलो। अरे नहीं नहीं चल रहा है। अच्छा, तो समझ में आया तुम लोगों को, यस मैम। जितना भी आज हम लोगों ने किया समझ में आया? यस मैम। मैम, हाँ। जो शेयर्स के ब्रोकर्स होते हैं उनको भी तो अंडरराइटर्स बोल सकते हैं ना हम लोग? हाँ, शेयर्स के ब्रोकर्स को ही अंडरराइटर्स भी बोलते हैं, मर्चेंट बैंकर भी बोलते हैं। जो शेयर बिकवाते हैं उन लोगों को ही अंडरराइटर्स बोलते हैं। मर्चेंट बैंकर कोई भी नाम यूज कर लो। अच्छा, जितना हम करवाए तुम लोग एंट्री खुद से लिख के विथ नरेशन प्रैक्टिस करो, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। जब लिखने ऐसे देख के लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करो टाइम के साथ। नहीं तो फिर बहुत जन ऐसा बोलते हैं कि मुझे नरेशन लिखते लिखते ही टाइम चला गया। तो तुम लोग टाइम भी मेंटेन करते रहो, लिखते रहो, प्रैक्टिस भी होगा, हैबिट भी रहेगा, हैंड राइटिंग भी सही रहेगा। नहीं लिखने से हैंड राइटिंग भी खराब हो जाता है। तो तुम लोग ये सब चीज मेंटेन करो, और जो भी आज पढ़े है उसे पढ़ो, नहीं तो कंपनी अकाउंट्स में समझने में दिक्कत होगा बाद में, क्योंकि भूल जाओगे छोटा छोटा चीज जो होता है। हाँ यस मैम। ठीक है। अच्छा, तुम लोग को कुछ पूछना है तो पूछो, और कोई जाना चाहता है तो भी जा सकते हो, क्योंकि हम मीटिंग अभी बंद नहीं कर पा रहे बिकॉज यहाँ पर हैंग हो चुका है, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। ठीक अगर है मैम। ठीक है, कोई अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक मैम, ठीक। बाय मैम। बाय। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट।
অ্যারো বুঝতে পারবে এখানটা আমি বলছি শুনতে তো পাচ্ছি এখনো বোধহয় কেউ শুনতে পাবে আমি কিছু বললে মিটিং এন্ড তো হয়নি এই রেকর্ডিং হয়ে গেল সব এই যে কথাগুলো ঠিক আছে তো কালকে করবে এটাকে এবার রিইনস্টল কর